Hello, my dear teachers and students. Welcome back to the new series of our channel, which is discussing the NCERT textbooks in detail. और सबसे पहले इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्लास 8th में चैप्टर 1 की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ये लास्ट और फाइनल पार्ट है और फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरह से जो फार्मर है वो अपनी सॉइल को प्रिपेयर करता है, उसके बाद उसमें सोइंग करता है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करता है और इरिगेशन करता है। और अब हम आगे वाले कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। तो एक बार जब अब फार्मर इरिगेशन का सिस्टम तय कर लेता है तो जो सीड्स हैं उसके फार्म में वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं और उसके क्रॉप्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। यस, लेकिन साथ साथ में क्रॉप्स के कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं नेचुरली। यस, ये वही शायद सीड्स हैं जो कि नेचुरल तरीके से डिस्पर्स हो गए हैं थ्रू विंड्स और थ्रू एनी अदर सोर्सेज, ये कहीं ना कहीं उस फार्म में आ गए हैं। और जब फार्मर ने अभी अपने सॉइल को प्रिपेयर किया है, सोइंग करी है, उसने अपने फार्म में मैन्योर वगैरह ऐड किया है, अपने फार्म में वाटरिंग करी है, तब ये वाले भी जो सीड्स हैं वो भी साथ साथ में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है ये एक प्रॉब्लम की तरह फार्मर्स के सामने आ जाते हैं। इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम बोलते क्या है। तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम एग्रीकल्चरल भाषा में बोलते हैं वीड्स, और ये जो रिमूवल ऑफ वीड्स है इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो यूज़फुल क्रॉप है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, उसके साथ में अनडिज़ायरेबल प्लांट भी ग्रो हो जाए। पहली बात तो वो अनडिज़ायरेबल जो प्लांट है वो वीट या कोई भी दूसरे क्रॉप को एक तरह का कंपटीशन देगा। ओके, नंबर 2, वो हार्मफुल भी हो सकता है, वो पॉइजनस भी हो सकता है, यस, एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए। थर्ड चीज़, ये इंटरफेयर भी कर सकता है हार्वेस्टिंग के दौरान। तो जो फार्मर्स हैं वो इस वीडिंग प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं एंड दे अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव दीज वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग में वो जो सॉइल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, टिलिंग कर रहे होते हैं, प्लोइंग कर रहे होते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स, तभी अगर उनको वहाँ पे वीड्स दिखते हैं तो वहीं पर उन वीड्स को वो अपरूट कर देते हैं और किल कर देते हैं ताकि वो ड्राई अप होकर उन सॉइल में ही वहीं पे मिल जाए। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये वीड्स को रिमूव कब किया जाए। तो वीड्स को अगर वो आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के दौरान वहीं पर दिख जाते हैं सॉइल में तो वहीं पर उससे हटा देना चाहिए। यस, लेकिन अगर मान लीजिए सोइंग के बाद में जब हमारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उस दौरान अगर वीड्स भी साथ में ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज वीड्स को भी वहाँ पे वाटर सप्लाई वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो अगर वो बाद में वहाँ पर ग्रो हुए हैं तो तब भी हमें ध्यान रखना होगा कि वो जो वीड्स हैं वो रिमूव हो जाए बिफोर द फ्लावर्स एंड सीड्स ग्रो इन द प्लांट्स। तो फ्लावर्स और सीड्स से पहले ये वीड्स का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये फार्मर्स जो हैं वो मैनुअली भी रिमूव करते हैं, ओके, और अपरूट करके या उसे ग्राउंड के पास से काट कर। तो इसके लिए वो खुरपी यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं अगर उनके पास में है तो। अच्छा, वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल्स के द्वारा भी। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। एक आध एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, वो आप लर्न कर सकते हो, 2,4-D। तो ये एक केमिकल का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। एंड दीज केमिकल्स आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। नाउ दे विल नॉट डैमेज द क्रॉप्स। वो इस तरह से बनाए जाते हैं ये केमिकल्स कि ये क्रॉप्स को डैमेज तो नहीं करेंगे, सिर्फ वीड्स को ही ख़त्म करेंगे। तो जो फार्मर्स हैं वो आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से इन केमिकल्स को वाटर में पहले डाइल्यूट करते हैं और फिर स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स पर। आप पिक्चर में ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मर ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये है तो कुछ ना कुछ पॉइजनस चीज़ जो वीड्स को ख़त्म कर रही है। यस,
क्रॉप्स को भले ही वो डैमेज नहीं कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हेल्थ हैज़ार्ड हो सकते हैं। तो फार्मर्स जब वीडीसाइड यूज़ करता है तो बहुत ध्यान से करता है, अपना नोज़ और माउथ को कवर करता है ड्यूरिंग द स्प्रे ऑफ दीज केमिकल्स। ये केमिकल्स कई बार हमारे लीफी वेजिटेबल्स पर भी आ जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हम यूज़ करते हैं उन्हें प्रॉपरली वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर फार्मर ने कुछ केमिकल स्प्रे किया हुआ हो। तो अब जब फार्मर ने वीड्स को भी निकाल दिया और फिर जब वो क्रॉप्स को ग्रो होते हुए देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो उसके लिए कुछ मंथ्स लगते हैं, उसकी मेहनत लगती है, उसको रोज़ इरिगेशन करना होता है, उसको रोज़ उसका ध्यान रखना होता है क्रॉप्स का, और एंड में क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर। तो जब फार्मर देखता है कि उसका क्रॉप तैयार हो गया है, तब वो हार्वेस्टिंग के लिए अपनी तैयारी शुरू करता है। और हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप्स को या तो वो पुल करके निकाल सकता है या फिर ग्राउंड के पास से ही उसको क्लोजली काट सकता है। तो करीबन 3 से 4 महीने लगते हैं अगर हम सीरियल क्रॉप की बात करें, अगर हम राइस वीट की बात करें, एक सीज़न लगता है। तो ये पूरी जो मेहनत है ये एक सीज़न, कभी कभी 2 सीज़न, कभी कभी सालों की मेहनत नज़र आती है। हमारे कंट्री में अगर बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग जो है वो मैनुअली भी की जाती है सिकल के द्वारा, या फिर मशीन के थ्रू भी की जाती है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। और ये जो हार्वेस्टर है ये फार्मर्स अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो किराए पे भी ले लेते हैं। अब जब क्रॉप हार्वेस्ट हो गया है तो उसमें से जो सीड्स हैं दे हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर शाफ्ट, और हमें पता है कि उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग प्रोसेस हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में 6th क्लास में पढ़ लिया था। यस तो ये जो थ्रेशिंग प्रोसेस है ये साथ साथ में हार्वेस्टिंग के किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड एज कंबाइन। तो उस कंबाइन मशीन में हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। तो जो छोटे किसान हैं जिनकी स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड है, तो अगर उनकी बात करते हैं तो वो अपने ग्रेन और शाफ्ट को विनोइंग से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो विनोइंग प्रोसेस है ये भी हमने क्लास 6th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। अब आजकल जो ये मशीन्स फार्मर्स यूज़ करने लग गए हैं कंबाइन की, उस वजह से जो हार्वेस्टिंग के बाद में स्टब्स बच जाते हैं फील्ड में, जो छोटे छोटे डंठल कह सकते हो आप प्लांट्स के, वो बच जाते हैं फील्ड में, तो उसको निकालने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको एक ईजी वे दिखाई देता है और वो उसको जला देते हैं। तो अगर आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर की तरफ सर्दियों के दौरान जब परेली जलाई जाती है, तो परेली इज़ नथिंग बट दी स्टब्स विच आर बीन लेफ्ट इन द फील्ड। तो उसकी वजह से जो उस एरिया में एयर पोल्यूशन होता है वो अनबियरेबल होता है। यस और हो सकता है कि उस फायर की वजह से दूसरे क्रॉप्स भी डैमेज हो जाए, प्लस जो सॉइल की क्वालिटी है वो तो बिगड़नी ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मर्स को सोचनी चाहिए, और ये जो स्टब्स हैं उनको इस तरह से नहीं जलाना चाहिए। तो उसको मैनुअली निकाल कर उसका रीयूज़ अलग तरीके से फार्मर्स कर सकते हैं। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है इस प्रोड्यूस को स्टोर करने का। ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको किस तरह से लंबे समय तक स्टोर किया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे खतरे हैं। क्या क्या खतरे हो सकते हैं ग्रेन्स को? मॉइस्चर से ग्रेन्स ख़राब हो सकते हैं, इंसेक्ट्स उनको खा सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, और रैट्स जैसे एनिमल तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं इस मामले में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस जो है वो भी इन ग्रेन्स को ख़राब कर सकती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है उसे पहले सुखाया जाए। तो पहले उसे ड्राई किया जाए और फिर उसको स्टोर किया जाए ताकि वो इन प्रॉब्लम से बच सके। यस तो स्टोरिंग से पहले बहुत ज़रूरी है कि ग्रेन्स को प्रॉपर्ली सन में ड्राई किया जाए, उसमें से मॉइस्चर को रिड्यूस किया जाए, एंड दिस ऑल्सो विल प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड
फंजाई। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो फार्मर्स जो हैं वो जूट बैग्स यूज़ करते हैं, मेटेलिक बिन्स यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ड्रम्स यूज़ करते हैं। और अगर हम बहुत लार्ज स्केल पर देखें तो जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है वो सिलोज में किया जाता है, ग्रेनरीज में किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। अगर हम छोटे पैमाने पे घर पर बात किया जाए तो हमने देखा है कि ड्राइड नीम लीव्स को भी यूज़ किया जाता है फूड ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए। और अगर हम गोडाउन्स में बात करें जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर अगर बात करें तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि कोई भी पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस पर अटैक ना करे। तो अब देखिए कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है, जो टिलिंग से स्टार्ट हुआ था, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट हुआ था, किस तरह से आके स्टोरेज तक ख़त्म हुआ है और कितनी मेहनत लगी है, कितने महीनों की मेहनत है। तो ये जो मेहनत है, उस मेहनत का जब फल किसान को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो सेलिब्रेट करता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में जो ज़्यादातर फेस्टिवल्स हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की तरह है। यस, भले ही वो दिवाली की बात करें या होली की बात करें या बिहू की बात करें, बैसाखी बात करें, पोंगल है, नमन्य है, तो ये जो खुशी है ये एक्चुअल में फार्मर ही नहीं, हम भी उसके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो लास्ट के पैराग्राफ में यहाँ पे थोड़ा सा हट के बट रिलेटेड टॉपिक दिया गया है फार्मर से, वो है एनिमल हस्बेंड्री का। अब आप ये सोचिए कि एक फार्म में जहाँ पे फार्मर कितना काम कर रहा है, वहाँ पर बहुत सारे वो कैटल्स भी रेयर कर सकता है, एनिमल्स भी रेयर कर सकता है। यस, उनकी देखभाल कर सकता है। तो अगर वो एनिमल रेयरिंग कर रहा है, प्रॉपर फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, उनको केयर कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री जो फार्मर साथ साथ में करते हैं, वो वहाँ पे डबल प्रॉफिट की बात करते हैं। तो अब चलते चलते जल्दी से लास्ट 3 पेजेस का हम सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। तो हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है किस तरह से वीड्स जो है वो क्रॉप्स को कंपटीशन देते हैं और किस तरह से कभी कभी वो पॉइजनस या हार्मफुल भी हो सकते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं डिटेल में। फिर आता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग वीडीसाइड्स। तो थर्ड क्वेश्चन आता है, नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर नंबर 1 वीडिंग। देन कम्स नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन मशीन यूज़ कर सकते हैं या सिकल यूज़ कर सकते हैं। कंबाइन मशीन के साथ साथ में आप हार्वेस्टर भी लिख सकते हो, तो तीनों ही ठीक है। देन कम्स नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के लिए हम थ्रेशर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। वाई द क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। क्यों उनको सिलोज एंड ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, यस, एंड टू कीप देम सेफ। Then comes कि how animal husbandry can help farmers economically. So I hope आपको ये चैप्टर अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके, चैप्टर नंबर 2। आई होप अभी तक आपने ये वीडियोज़ जो हैं वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ में शेयर कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को। सो ऑन दैट नोट, गुड बाय एंड सी यू सून। थैंक यू।